पीजीटी की तैयारी करने वाले मेरे सभी प्रिय साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे थॉमस हार्डी की बायोग्राफी और उनके जितने भी इम्पोर्टेंट वर्क हैं उन पर आधारित पीवाईक्यूज। ये सभी पीवाईक्यूज यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो किसी ना किसी परीक्षा में पहले पूछे जा चुके हैं, वही सभी क्वेश्चंस को हम आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो हमारे पीजीटी के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट ही दे रखा है, थॉमस हार्डी का जो जन्म है वो 1840 को और इनकी मृत्यु 1928 को हो गई थी। ठीक है, ये बात विशेष ध्यान रखना। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन बोला गया है, इन विच नॉवेल डिड वेसेक्स फर्स्ट बिकम हार्डीज ग्रेट इमेजिनेशन डोमेन, यानी कि किस उपन्यास में, किस नॉवेल में वेसेक्स पहली बार हार्डी की महान कल्पनाओं का क्षेत्र बना। ग्रेट इमेजिनेशन का डोमेन, डोमेन का मतलब होता है क्षेत्र। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। किसमें? फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। अब जरा इसके एक्सप्लेनेशन को एक बार समझ लीजिएगा क्या बोला गया है। ये जो नॉवेल है हमारा फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, ये 1874 में आया है। बेसेक्स जो कि एक इमेजिनेशन, हार्डी के इमेजिनेटिव जो है रीजन है ये कह सकते हो। बेसेक्स फर्स्ट बिकम हार्डीज ग्रेट इमेजिनेशन डोमेन किसमें बना था? फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड में। तो हम कह सकते हैं ये जो फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड है, इस नॉवेल में बेसेक्स पहली बार हार्डी की महान कल्पनाओं का ये डोमेन बना, ये क्षेत्र बना। बेसेक्स इज द फिक्शनल लिटरेरी लैंडस्केप क्रिएटेड बाय थॉमस हार्डी। अब ये क्या था? ये जो बेसेक्स था थॉमस हार्डी द्वारा बनाया गया एक ऐसा काल्पनिक साहित्यिक परिदृश्य है जिसे उन्होंने अपने प्रमुख उपन्यासों की सेटिंग के रूप में इस्तेमाल किया। ठीक है, ये थॉमस हार्डी के जितने भी उपन्यास होते थे उसकी सेटिंग सभी कहाँ दिखाई जाती थी? बेसेक्स में ही दिखाई जाती थी। और ये जो वेसेक्स है वो कुछ और नहीं बल्कि साउथ और साउथ वेस्ट इंग्लैंड को ही वेसेक्स बोला गया है, अर्थात जो इंग्लैंड के दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में स्थित है उसको थॉमस हार्डी ने जो है बेसेक्स का नाम दिया। अब आगे थोड़ा सा और इसके बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला गया है। बोला ये गया है ये जो आइडिया है प्लेज एन इंपॉर्टेंट आर्टिस्टिक रोल इन हार्डीज वर्क असिस्टिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ थीम्स ऑफ प्रोग्रेस, प्रिमिटिव सेक्सुअलिटी, रीजन, नेचर एंड नेचुरलिज्म। यानी कि बेसिक्स का विचार हार्डी के कार्यों में एक महत्वपूर्ण कलात्मक भूमिका निभाता है। इसमें बहुत सारी चीजें जैसे धर्म, प्रकृति, प्रकृतिवाद जैसे विषयों की प्रस्तुति में क्या करता था, ये रीजन इनका बहुत ज्यादा मदद करता था, हेल्प करता था। अब दूसरे नंबर का क्वेश्चन क्या है, इसमें बोला गया है विच स्टेटमेंट विद द रेफरेंस ऑफ हार्डी इज फॉल्स। हार्डी के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल फॉल्स है, गलत है। एक एक स्टेटमेंट जरा ध्यान से समझिएगा। पहला स्टेटमेंट बोला गया है कि हार्डी हार्डी कम्स फ्रॉम डॉर्सेट विच इज द नॉवेल्स बिकम बेसेक्स। ये बिल्कुल सही बात है कि हार्डी डॉर्सेट से आते हैं जो उनके नॉवेल में बेसेक्स बन जाता है। ये डॉर्सेट जगह ही बेसेक्स के नाम से उनके नॉवेल्स में जानी जाती है। अगला, इसीलिए हार्डी के जितने भी नॉवेल्स होते हैं, ठीक है, उनकी सेटिंग बेसेक्स में ही दिखाई जाती है। अगला, हार्डीज विजन कैन बी टर्म्ड एज ट्रेजिक। जो हार्डी का विजन था, दृष्टिकोण था, उसको बहुत ज्यादा ट्रेजिक कहा जा सकता है, बिल्कुल, क्योंकि थॉमस हार्डी जो है वो एक पैसिमिस्टिक पोइट होते हैं, पैसिमिस्टिक नॉवलिस्ट होते हैं। इसीलिए हम इनको, क्या इनका जो दृष्टिकोण है वो बहुत ज्यादा दुखद या हम ट्रेजिक बोल सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरे पॉइंट में बोला गया है ज्यूड इज हाईली एजुकेटेड एंड रिच। जो ज्यूड होती है वो बहुत ज्यादा एजुकेटेड और रिच होती है, ये बिल्कुल गलत है। जो ज्यूड दी ऑब्सक्योर में जो ज्यूड होता है वो बहुत ज्यादा एजुकेटेड और जो है रिच नहीं होता, बल्कि ये विद्वान बनने के लिए क्राइस्ट मिस्टर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, जूड जो है वो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा और अमीर नहीं होता, और इसमें बोला गया है तो ये गलत है हमारा, यानी कि सी ऑप्शन। डी को एक बार देख लो जरा, क्या बोला गया है, टेस इज अ डीपली पेसिमिस्टिक नॉवेल। बिल्कुल 100% सही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा पॉइंट भी है। ये जो टेस डी अबरवेल्स है ये थॉमस हार्डी का बहुत ही ज्यादा निराशावादी उपन्यास है, नॉवेल है, पेसिमिस्टिक नॉवेल है। तो ये चारों ऑप्शन हमने आपको एक्सप्लेन कर दिए और ये भी बता दिया कि दूसरे वाले क्वेश्चन का सी ऑप्शन ही क्यों गलत है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल दिया गया है। मैं कोई जल्दबाजी नहीं करिएगा क्योंकि जितना जल्दबाजी करोगे कुछ भी आपको क्लियर नहीं होगा। अब जरा इससे समझ लो क्या बोला गया है, ज्यूड इज हाईली एजुकेटेड एंड रिच विद रेफरेंस टू हार्डी इज फॉल्स। यही क्या है, बिल्कुल फॉल्स है।
ज्यूड द ऑब्सक्योर ये जो नॉवेल है वो किसके द्वारा लिखा गया? टॉमस हार्डी के द्वारा लिखा गया। और इस ज्यूड द ऑब्सक्योर नॉवेल की शुरुआत जो है एक मैगजीन में सीरियल के रूप में दिसंबर 1894 में ये छपना शुरू होती है, ठीक है। और इसके बाद इसको बुक के रूप में पब्लिश कराया गया 1895 में। और ये हार्डी का बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल नॉवेल रहा था, इसलिए इसको लास्ट कंप्लीटेड नॉवेल कहेंगे। इसके बाद टॉमस हार्डी ने कभी भी नॉवेल ना लिखने की कसम खा ली और लिखे भी नहीं, ठीक है। इसके बाद ये पोइट्री की ओर मूव हो गए और फिर इन्होंने पोइट्रीज को लिखना शुरू करा। ये इनका लास्ट नॉवेल था जो कि 1895 में आया था, ज्यूड द ऑब्सक्योर। अब इसके बाद इसमें थोड़ा सा और इसके बाद बड़ा अच्छा पॉइंट दे रखा है। देखो क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है टॉमस हार्डी का जो जन्म है वो 2 जून 1840 को हुआ है। और कहाँ हुआ है? हायर बकिंगटन, डॉर्सेट, इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ है। यानी कि टॉमस हार्डी का जन्म 2 जून 1840 को हायर बॉकहैम्पटन, डॉर्सेट में हुआ। और इनकी मृत्यु जो है कहाँ होती है? 11 जनवरी 1928 को डॉरचेस्टर, डॉर्सेट में होती है। तो ध्यान बनाए रखना 11 जनवरी 1928 डॉरचेस्टर, डॉर्सेट, ध्यान बनाए रखना जहां इनकी मृत्यु हो जाती है। तो बाज एन इंग्लिश नॉवलिस्ट, ये एक इंग्लिश उपन्यासकार हैं, पोइट, कवि भी हैं। हु सेट मच ऑफ हिज वर्क, हमने क्या बताया, इनके जितने भी वर्क्स होते थे, जितनी भी कृतियां होती थी, कार्य होते थे, उनकी सेटिंग बेसेक्स में दिखाई जाती थी। हिज नेम फॉर द कंट्रीज, और जो दक्षिण पश्चिमी इंग्लैंड के काउंटीज के लिए उसका नाम था। यही बात हमने कहा था कि साउथ वेस्टर्न इंग्लैंड को ही इन्होंने बेसेक्स नाम दिया। तो अगर बोला जाए साउथ वेस्ट इंग्लैंड क्षेत्र क्या कहलाता है, तो बेसेक्स कहलाता है। किसके अनुसार? टॉमस हार्डी के अनुसार। अगला 3rd नंबर का क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है पुट द फॉलोइंग नॉवेल्स बाय हार्डी इन अ करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब आपको हार्डी के जितने भी कुछ नॉवेल्स के नाम दे रखे हैं जिनको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखना है। चलो थोड़ा सा हम ऊपर स्क्रॉल करते हैं जिससे कि चारों नॉवेल्स एक साथ आ जाएं। इसमें देखो ये चारों नॉवेल्स हमारे दे रखे हैं। टेस ऑफ द अवरवेल्स है, ज्यूड द ऑब्सक्योर है, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड है, और मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज है। आपको चारों नॉवेल्स को क्या करना है, तो हम बता दें इसमें सबसे पहले फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड आएगा। फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड क्यों आएगा? क्योंकि ये आया था 1874 में। इसके बाद द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज 1886 में आया है। फिर टेस ऑफ द अवरवेल्स 1891 में आया है। और लास्ट में सबसे ज्यूड ऑफ द ऑब्सक्योर आया। इसके बाद इन्होंने कभी भी नॉवेल नहीं लिखी, तो ये 1895 में आया है। तो सबसे पहले आप किसको लगाओगे? फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, फिर मेयर ऑफ कास्टरब्रिज, टेस ऑफ द अवरवेल्स, और फिर ज्यूड द ऑब्सक्योर। इस तरीके से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल दे रखा है, वही बात जो हमने आपको बोली है जरा समझ लीजिएगा। फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड 1874 में, मेयर ऑफ कास्टरब्रिज 1886 में, टेस ऑफ द अवरवेल्स 1891 में, ज्यूड ऑफ द ऑब्सक्योर 1895 में। ये सभी नॉवेल किसकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगे हुए हैं। ये टॉमस हार्डी के सभी नॉवेल्स हैं, ठीक है। अगला 4थे नंबर का क्वेश्चन देखो कौन सा है। 4थे नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है इन ज्यूड द ऑब्सक्योर जो ड्रीम्स ऑफ गोइंग टू द यूनिवर्सिटी एड। तो ज्यूड द ऑब्सक्योर में जो ज्यूड होता है वो कौन सी यूनिवर्सिटी में जाने का सपना देखता है, पढ़ने का सपना देखता है, तो उस यूनिवर्सिटी का नाम होता है क्रेस्ट मिस्टर। तो क्रेस्ट मिस्टर करके ऑप्शन कौन सा है? बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, यानी कि क्रेस्ट मिस्टर में। अब जरा इसका एक्सप्लेनेशन देख लो, क्या बोला गया है। ज्यूड द ऑब्सक्योर जो है नॉवेल है वो किसके द्वारा लिखा गया है? टॉमस हार्डी के द्वारा इसको लिखा गया है। ज्यूड सपना देखता है क्राइस्ट मिस्टर में पढ़ने के लिए, ड्रीम्स ऑफ डिस्कवरिंग हिज प्लेस इन द वर्ल्ड। वो कहता है इसमें ज्यूड क्राइस्ट मिस्टर का सपना देखता है, दुनिया में अपनी जगह खोजने का सपना देखता है कि यहाँ पर पहुंच करके हम अपने जीवन को संवार लेंगे, पढ़ लिख करके बड़े आदमी बन जाएंगे। वह ज्यूड उपन्यास का, और इसमें एक बात और ध्यान रखना, ये जो ज्यूड होता है ये ही प्रोटोगनिस्ट होता है, हीरो होता है इस नॉवेल का, ठीक है। अगला क्वेश्चन 5वें नंबर का हमारा कौन सा है? 5वें नंबर की अगर हम बात करें तो दी फेमस कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 21 और 16 दो बार पीजीटी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। फेमस कैरेक्टर ग्रेस मेलबेरी एंड गाइल्स विंटरबॉर्न अपीयर्स इन हार्डीज नॉवेल। प्रसिद्ध पात्र दे रखे हैं जिनका नाम है ग्रेस मेलबेरी नाम है, और दूसरा गाइल्स विंटरबॉर्न, इसे जाइल्स विंटरबॉर्न भी पढ़ सकते हो। हार्डी के उपन्यास में दिखाई देते हैं, कौन से में? द बूडलैंडर में। अच्छा ये जो बूडलैंडर है वो शायद 1887 में आया है, ठीक है। जरा इसको देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन एक बार पढ़ो।
हमने बताया नहीं कि ये दोनों कैरेक्टर कहाँ है, वुडलैंडर में पाए जाते हैं। ये नॉवेल टॉमस हार्डी के द्वारा लिखा गया है। सीरियलाइज्ड इसको पब्लिश कराया गया था। शुरू हुआ था ये छपना 1886 से और कब तक, अप्रैल 1887 तक ये छपता रहा। ठीक है, कब तक, 1886 से लेकर के अप्रैल 1887 तक। मैकमिलन मैगजीन नाम था। तो किस में छपा था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैकमिलन मैगजीन। ठीक है, ग्रेस मेलबेरी एंड गाइल्स विंटरबॉर्न आर द कैरेक्टर हु अपीयर्स इन हार्डीज नॉवेल द वुडलैंडर। और ये जो ग्रेस मेलबेरी और गाइल्स विंटरबॉर्न है, ये वो पात्र हैं जो हार्डी के उपन्यास द वुडलैंडर में दिखाई देते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन देखो। 6 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है, जरा ध्यान से समझना, बड़ा क्वेश्चन है, डरना नहीं है। क्या बोला गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएटिक ड्रामास द पीटी डिल्यूजन्स एंड एम्बिशन ऑफ ह्यूमन काइंड। पीटी डिल्यूजन्स क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे आप भ्रम कह सकते हो, छोटे मोटे भ्रम। डिल्यूजन का मतलब होता है भ्रम, ठीक है, इसका मतलब होता है भ्रम, और एम्बिशन का मतलब होता है महत्वाकांक्षा। तो बोला गया है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा काव्य नाटक था। तो अगर काव्य नाटक की बात कर दी जाए, ठीक है, यानी कि कोई भी का, तो एक ही इनका पोएटिक ड्रामा था टॉमस हार्डी का, वो डायनास्ट था। तो इससे आप तुरंत पहचान कर लोगे, पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज, मानव जाति के छोटे मोटे भ्रमों और महत्वाकांक्षाओं को केवल शक्तियों द्वारा देखा जा सकता था। यानी कि शक्ति कौन सी है, वो सुपर नेचुरल शक्ति, यानी कि कोरिक फोर्सेस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, कोरिक फोर्सेस फ्रॉम देयर एक्सटेंडेड पर्सपेक्टिव्स अंडरकट एंड एजप्शंस ऑफ हीरोइक एक्शन। जो अपने विस्तारित दृष्टिकोण से किसी भी वीर कार्रवाई की धारणा को कम कर देते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं दी डायनास्ट की बात कर रहे हैं। बी ऑप्शन हम पहले ही बता चुके हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, डायनास्ट की। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसको जरा एक बार पढ़ लो क्योंकि इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। डायनास्ट क्या है, एक इंग्लिश लैंग्वेज का क्लॉसेट ड्रामा है। क्लॉसेट ड्रामा किसे कहते हैं, एक ऐसा नाटक जो सिर्फ पढ़ने के लिए लिखा जाए, ना कि स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए। तो ऐसा नाटक जो सिर्फ पढ़ने के लिए लिखा गया हो, उसको हम क्लॉसेट ड्रामा कहेंगे। ये किसमें, वर्स एंड प्रोज बाय, यानी कि बस ट्रेजेडी, वर्स और प्रोज दोनों में, इसलिए पोएटिक ड्रामा है, टॉमस हार्डी के द्वारा लिखा गया है, जिसमें टॉमस हार्डी ने खुद इस डायनास्ट के बारे में लिखा है। क्या लिखा, एन एपिक ड्रामा ऑफ द वार विद नेपोलियन। नेपोलियन के साथ युद्ध का एक महाकाव्य नाटक बताया गया। मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको द डायनास्ट को दूसरे भाषा में क्या कह सकते हो, एन एपिक ड्रामा ऑफ द वार विद नेपोलियन, ये इसका दूसरा नाम है, ऐसे समझ लीजिएगा। फिर से एक बार, एन एपिक ड्रामा ऑफ द वार विद नेपोलियन। अगला 7वें नंबर का क्वेश्चन देखो कौन सा है, गैब्रियल ओक इज अ कैरेक्टर इन। जो गैब्रियल ओक है वो काय में दिखाया जाता है, तो ये जो कैरेक्टर है वो फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड में दिखाया जाता है। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जरा समझो, गैब्रियल ओक क्या है, एक कैरेक्टर है जो कि फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड में दिखाया जाता है। थॉमस हार्डी का एक चौथे नंबर का नॉवेल है और फर्स्ट मेजर लिटरेरी सक्सेस, इसको सबसे बड़ी सफलता भी मिली है, यानी कि कह सकते हैं उनकी पहली बड़ी साहित्यिक सफलता है। कौन सा, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। ये मूल रूप से कॉर्नहिल मैगजीन में मासिक धारावाहिक रूप में अनोनिमसली, गुमनाम रूप से पब्लिश कराया गया था। तो ध्यान बनाए रखना, ओरिजिनली अपीयर्ड अनोनिमसली मंथली सीरियल इन कॉर्नहिल मैगजीन। तो ये कॉर्नहिल मैगजीन में ये पब्लिश हुआ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 8वां पॉइंट देखो क्या कहा गया है, सी एज मोर सिंड देन अगेंस्ट सिनिंग। उस नायिका ने जितना पाप किया है उससे कहीं अधिक उसके साथ अन्याय हुआ है, उसके साथ पाप किया गया है यहाँ के लोगों के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि उसने पाप करने से ज्यादा पाप को सहा है। किसने, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं टेस की, टेस ऑफ द अबरविल्स की बात कर रहे हैं, अ प्योर वुमेन फेथफुली प्रेजेंटेड, जिसका अदर नेम था। तो टेस के लिए कहा गया है टॉमस हार्डी के द्वारा कि टेस, उसने पाप करने से ज्यादा, जितने टेस ने पाप नहीं किए उससे ज्यादा टेस को इस समाज के द्वारा दी गई प्रताड़नाओं को सहना पड़ा। उसी के सेंस में ये बोला गया है, उस नायिका ने जितना पाप किया उससे कहीं अधिक उसके साथ पाप किया गया है। इज अ रिमार्क मेड इन फेवर वन ऑफ हिज फेमस हीरोइंस ऑफ टॉमस हार्डी। टॉमस हार्डी की फेमस हीरोइन हमने क्या बताया, टेस ऑफ द अबरविल्स में टेस ही मुख्य हीरोइन है।
विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल सी बिलोंग्स टू। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा और पीजीटी 2021 में ये पूछा गया है। ठीक है, देखो ये पीजीटी 2021 में पूछा गया और इसी में टॉमस हार्डी कहते हैं, टॉमस हार्डी ने टेस्ट को माना, टेस्ट नैतिक रूप से शुद्ध है भले ही समाज उसे दोषी क्यों ना मानता हो। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल दिया गया है, इसको जरा समझिए और पढ़िए। बोला गया है टेस ऑफ द अबरविल्स का दूसरा नाम क्या है, एक अनादर नाम है, इसको बहुत पूछा जाता है। अ प्योर वुमेन फेथफुली प्रेजेंटेड, ये एग्जाम का फेवरेट है। ये जो नॉवेल है वो टॉमस हार्डी के द्वारा लिखा गया है। इसी की एक मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी कोटेशन है। ठीक है, सी इज मोर सिंड अगेंस्ट देन सिनिंग इज अ रिमार्क मेड इन फेवर वन ऑफ ए फेमस हीरोइन। तो टेस्ट के लिए बोला गया ये। सी दिस नॉवेल इनिशियली अपीयर्ड इन अ सेंसर्ड एंड सीरियलाइज्ड फॉर्म। ये भी एक धारावाहिक के रूप में इसको पब्लिश कराया गया था, सीरियल के रूप में। और इसको पब्लिश करा कौन से न्यूज़पेपर में, एक ब्रिटिश न्यूज़पेपर था जिसका नाम था द ग्राफिक्स, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफिक्स। 9 नंबर का क्वेश्चन देखो कौन सा है। 9 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है कि in reference with Hardy's life and his work some statement are given, find out incorrect। देखो बोला गया है कि हार्डी के बारे में, हार्डी के जीवन और उनके जो वर्क थे उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें से आपको गलत का चुनाव करना है। तो 4 स्टेटमेंट हैं, चारों को जरा समझो। पहला बताया गया टॉमस हार्डी का जन्म 1842 में हुआ। पहला ही स्टेटमेंट दोस्तों गलत है, टॉमस हार्डी का जो जन्म है वो 1840 में हुआ है। फिर इसके बाद दूसरा स्टेटमेंट देखो, इसमें बोला गया है ही इज नोन फॉर हिज रीजनल नॉवेल्स। बिल्कुल सही बात है, वेसेक्स के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो ये रीजनल नॉवेल के रूप में इनको जाना जाता है, वह अपने क्षेत्रीय उपन्यासों के लिए जाने जाते हैं, बिल्कुल सत्य बात है। और अगला स्टेटमेंट है हमारा द कैरेक्टर गैब्रियल ओक अपीयर्स इन हिज नॉवेल फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। 100% सत्य है, गैब्रियल ओक नाम का कैरेक्टर जो है वो इनके उपन्यास फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड में ही आता है, ये भी स्टेटमेंट सत्य है। अब हम चौथे स्टेटमेंट पर जाते हैं। इसमें कहा गया है टेस ऑफ द अबरविल्स वाज पब्लिश्ड इन 1880। बिल्कुल 100% गलत है, 1880 नहीं होगा मेरे दोस्त, 1891 में आया था टेस ऑफ द अबरविल्स। ठीक है, और ये इनका मास्टरपीस है, ये बिल्कुल सही बात है, मास्टरपीस माना जाता है, लेकिन 1880 नहीं 1891 होगा। तो पहला और चौथा स्टेटमेंट हमारा गलत है, ए ऑप्शन ए भी पीजीटी के 2021 में पूछा जा चुका है। ठीक है, अब 10 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कहा गया, अराबेला डॉन इज अ कैरेक्टर। 10 नंबर का क्वेश्चन है, जरा समझ लीजिएगा इसमें क्या बोला गया है। बोला गया है अराबेला डॉन इज अ कैरेक्टर इन। जो अराबेला डॉन है वो कौन से नॉवेल की कैरेक्टर है, किस उपन्यास की एक पात्र है। तो ज्यूड द ऑब्सक्योर की ये पात्र है, यानी कि इसका सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा, ज्यूड द ऑब्सक्योर। इसके बाद ज्यूड द ऑब्सक्योर की बात करें तो ये जो है किसके द्वारा लिखा गया है, ये लिखा गया है टॉमस हार्डी के द्वारा। टॉमस हार्डी के द्वारा इसको लिखा गया है और ये कौन सी मैगजीन में सीरियल के रूप में पब्लिश हुआ था। अच्छा, कब से, तो दिसंबर 1894 से इसको सीरियल के रूप में पब्लिश कराना शुरू किया गया था और बुक फॉर्म के रूप में ये 1895 में आया था। ये ज्यूड द ऑब्सक्योर है। तो बहुत ज्यादा इनका कंट्रोवर्शियल नॉवेल रहा था, यानी कि इस पर बहुत ज्यादा विवाद हुआ था और इसके बाद टॉमस हार्डी ने कभी भी उपन्यास ना लिखने की कसम खा ली। इसके बाद वो पोएट्री की ओर मूव कर गए। 11 नंबर का क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन समझो क्या बोला गया है। बोला गया है कि द टाइटल ऑफ हार्डीज नॉवेल, और नॉवेल कौन सा है, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। ठीक है, हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम। ये जो नॉवेल है हार्डी का, ये जो उपन्यास है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, ये जो शीर्षक दिया हुआ है ये किस कविता से लिया गया है, तो एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड से इसको लिया गया है, जिसको, और इस एलेजी को लिखा है किसने, 1751 में इस एलेजी को लिखा गया है और किसके द्वारा लिखा गया है ये आपको बताना है। तो किसके द्वारा लिखा गया है, टॉमस ग्रे थे। ठीक है, उनके द्वारा इसको लिखा गया। जरा इसको समझ लो अच्छे से क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है ये जो टाइटल है हार्डी का, हार्डी के नॉवेल का फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, ये कहां से लिया गया है, हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम। कहां से, एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड से इसको लिया गया है। और एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड को किसने लिखा, टॉमस ग्रे के द्वारा लिखा गया है। अब इसके बाद अगला कैरेक्टर इसी में लुसेटा की बात की गई है। तो सॉरी, माफ करना, लुकास्टा लिखा है। लुकास्टा मिलर टिप्पणी करती हैं कि ये शीर्षक एक व्यंग्यात्मक
साहित्यिक मजाक है। ये लुकास्टा का क्या था, लुकास्टा मिलर थी जिन्होंने इस टाइटल को एक आयरनिक लिटरेरी जोक बोला। ठीक है, तो विशेष ध्यान बनाए रखना है इसके बारे में। 12 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 12 नंबर पे बोला गया है कि फॉर हाउ मच डज माइकल हैंचर्ड सेल हिज वाइफ इन द नोवेल मेयर ऑफ कास्टरब्रिज। माइकल हैंचर्ड ने उपन्यास द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज में अपनी पत्नी को कितने पाउंड में, कितने गिनीज में बेच दिया था, तो 5 गिनीज में बेच दिया था। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अब इसको जरा समझ लो, पढ़ लो। माइकल हैंचर्ड, ये जो होता है माइकल हैंचर्ड होता है, ये एक ड्रंकन इम्पल्स होता है, मतलब नशे की हालत में होता है। सेल्स बेच देता है वाइफ, और इसकी पत्नी का नाम होता है सूजन। ठीक है, वह अपनी पत्नी सुजैन को बेच देता है। कहाँ, कौन से उपन्यास में, मेयर ऑफ कास्टरब्रिज में। कौन बेच देता है, माइकल हैंचर्ड। और उस समय इसकी हालत कैसी होती है, बहुत नशा किए हुए होता है। हैंचर्ड बिगेन्स टू वर्क आउट प्राइसेस लाइक एन ऑक्शनर। ये ध्यान बनाए रखना, ऑक्शनर का मतलब होता है नीलामी। हैंचर्ड एक नीलामी करने वालों की तरह कीमतें चिल्लाने लगता है। जब कीमत 5 गिनी तक पहुंचती है, बेन मीन जब दी प्राइस रीचेज 5 गिनीज, जब कीमत 5 गिनी तक पहुंचती है, तो एक सेलर जिसका नाम होता है न्यूशन, ठीक है, वो आता है और इस ट्रेड के लिए क्या हो जाता है, एग्री हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आगे देखो इसमें क्या बोला गया है, यहां से लेकर यहां तक जरा समझिए, अच्छे से मैं क्लियर कर देता हूं। बोला गया है तब एक नाविक न्यूशन आता है जो सौदे के लिए क्या हो जाता है, सहमत हो जाता है। बाद में यह मुद्दा नारीवादी आलोचकों के लिए चर्चा का विषय बन गया, लेकिन हार्डी ने इस मुद्दा, जो महिलाएं थी उस जमाने में, उनकी दयनीय स्थिति को सही ठहराया है, खासकर महिलाओं के दृष्टिकोण से। यह कहकर कि खुशी दर्द के सामान्य नाटक में कभी कभी होने वाला एक एपिसोड थी, और ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन थी, ध्यान बनाए रखना। मोस्ट एंड मोस्ट हैप्पीनेस was but the occasional episode in journal drama of pain। मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है इसमें, खासकर महिलाओं के दृष्टिकोण से यह कहकर के खुशी जो हैप्पीनेस होती है वो दर्द के सामान्य नाटक में कभी कभी होने वाला एक एपिसोड मात्र है। यानी कि खुशी तो कभी कभी मिलती है, लेकिन जीवन में दर्द बहुत ज्यादा हमेशा। 13 नंबर का क्वेश्चन देखो कौन सा है हमारा। 13 नंबर पे बोला गया है कि व्हाट इज द सब टाइटल ऑफ द नॉवेल टेस ऑफ द अबरविल्स। टेस ऑफ द अबरविल्स का सब टाइटल कौन सा है, तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, अ प्योर वुमन फेथफुली प्रेजेंटेड। ठीक है, ये टेस ऑफ द अबरविल्स का क्या है, सब टाइटल है। थोड़ा सा वीडियो के बैकग्राउंड में अगर नॉइस आती है तो उससे आप परेशान ना रहें, क्योंकि हम स्कूल में होते हैं तो बच्चे थोड़ा शोर शराबा करते रहते हैं क्लास के बाहर। फिर भी हम टाइम निकाल करके कोशिश करते हैं कि आपका जो सिलेबस है वो पीजीटी के एग्जाम से पहले कंप्लीट करा दिया जाए अच्छे से। अ प्योर वुमेन, अ प्योर वुमेन फेथफुली प्रेजेंटेड इज द सब टाइटल ऑफ द नॉवेल ट्रेस टेस ऑफ द अबरविल्स। और इसको किसने लिखा है, टॉमस हार्डी ने लिखा है। और ये कब पब्लिश हुआ है, 1891 में इसको पब्लिश कराया गया था। ठीक है, और इसकी सेटिंग कहाँ रखी गई है, रूरल इंग्लैंड में इसकी सेटिंग रखी गई है। 14 नंबर का क्वेश्चन देखो कौन सा है। 14 नंबर पे बोला गया है कि टेस ऑफ द अबरविल्स इनिशियली, अब देखो यहां पर क्या लिखा है, ये इनिशियली लगा है, इससे जरा ध्यान से देखिएगा, अपीयर्ड इन द सीरियलाइज्ड वर्जन इन, यानी कि टेस ऑफ द अबरविल्स शुरू में एक सीरियलाइज्ड संस्करण में किसमें छपा था, सीरियल के रूप में, किसमें, कौन से उसमें छपा था, तो आपको ध्यान बनाए रखना है, द ग्राफिक्स में आया था। ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, द ग्राफिक्स। आगे जरा इसको समझ लो, दी ग्राफिक्स। टेस ऑफ दी अबरविल्स जो है वो कहा सीरियल के रूप में आया था, किसमें, दी ग्राफिक्स में आया था। और कब आया था, 1891 में आया था। और जब ये 1891 में आया था तब ये 3 वॉल्यूम में पब्लिश किया गया था। और इसके बाद अगली साल, उसके अगली साल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1891 में जब ये आया था टेस ऑफ दी अबरविल्स, तो इसमें 3 वॉल्यूम थे। लेकिन उसकी अगली साल 1892 में जब इसको पब्लिश किया गया था तो इसमें सिंगल वॉल्यूम में इसको पब्लिश किया गया था। ठीक है, अगला 15 नंबर का क्वेश्चन हमारा कौन सा है। 15 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है, इन विच नॉवेल डज हार्डी से लव इज पॉसिबल स्ट्रेंथ इन एन एक्चुअल वीकनेस। प्रेम उस स्थिति में भी शक्ति बन सकता है जहां मनुष्य स्वयं कमजोर होता है। ठीक है, अर्थात बोला गया है कि हार्डी ने किस नॉवेल में ऐसी बात कही, प्यार असल में कमजोरी में एक संभावित ताकत होती है। तो कौन सा नॉवेल है हमारा, जरा आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सबसे पहले देखो कौन सा है,
पेयर ऑफ द ब्लू आइज है, वुडलैंडर है, रिटर्न ऑफ द नेटिव है, मेडिंग फ्रॉम द मेडिंग क्राउड है, डिस्प्लेट रेमेडीज है। तो ये डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड। अब ये जो फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड है, इसी में थॉमस हार्डी ने ये बात कही थी कि प्रेम उस स्थिति में भी शक्ति बन जाता है जहां मनुष्य स्वयं कमजोर होता है। ठीक है, लव इज अ पॉसिबल स्ट्रेंथ इन एन एक्चुअल वीकनेस। ठीक है, और ये इसमें इंपॉर्टेंट बात ये आपको ये ध्यान बनाए रखना है कि ये जो उपन्यास था कॉर्नहिल मैगजीन में इसको पब्लिश कराया गया था। कहा, कॉर्नहिल मैगजीन में। 16 नंबर का क्वेश्चन देखो कौन सा है। 16 नंबर पे बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ शॉर्ट स्टोरी बाय हार्डी। हार्डी के द्वारा कौन सी शॉर्ट स्टोरी नहीं है। तो देखो चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, इनमें से एक ऑप्शन ऐसा जो थॉमस हार्डी का शॉर्ट स्टोरी नहीं है। तो दी डायनास्ट इनका शॉर्ट स्टोरी नहीं है, बल्कि क्या है, एक वर्स प्ले है। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा हो जाए, बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। बाकी इनकी सभी क्या है, शॉर्ट स्टोरीज हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा देखो समझ लो इसके एक्सप्लेनेशन को, क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है जो डायनेस्ट है वो एक साइड शॉर्ट स्टोरी नहीं है थॉमस हार्डी का। फिर ये क्या है, ये एक इंग्लिश लैंग्वेज का क्लॉसेट ड्रामा और वर्स फॉर्म में इसको लिखा गया है। ठीक है, अब मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, हार्डी हिमसेल्फ डिस्क्राइब दिस वर्क एज एन इपिक ड्रामा ऑफ वार विद नेपोलियन इन 3 पार्ट्स। 19 एक्ट्स हैं इसमें और 130 सीन हैं। मतलब ये है कि जो द डायनास्ट है वो थॉमस हार्डी की शॉर्ट स्टोरी नहीं है। डायनास्ट एक इंग्लिश भाषा में लिखी गई बस ट्रेजेडी है, या क्लॉसेट ड्रामा इसको कह सकते हो। हार्डी ने खुद इस काम को नेपोलियन के साथ युद्ध का एक इपिक ड्रामा, जिसको 3 भागों में जो है पब्लिश कराया गया था, और इसके बाद 19 एक्ट थे इसमें और 130 दृश्य थे, सीन थे, सारी चीजें। अब इसका मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, फिर से मैं हाईलाइट कर देता हूं। एन epic drama of war with Napoleon in 3 parts, 19 acts, 130 scene, most important। इसमें टोटल इसे क्या बोला थॉमस हार्डी ने डायनास्ट को, एन एपिक ड्रामा ऑफ द वार विद नेपोलियन ए बोला। कितने पार्ट में थी, 3 पार्ट में। कितने एक्ट हैं, 19, और कितने सीन हैं, 130। ठीक, अगला 17 नंबर का क्वेश्चन है, बोला गया है सू ब्राइड हेड इज अ कैरेक्टर बाय थॉमस हार्डी फिगर इन। जो सू ब्राइड हेड है वो किस में दिखाई जाती है, ज्यूड द ऑब्सक्योर में दिखाई जाती है। तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ज्यूड द ऑब्सक्योर किसके द्वारा लिखा गया है, थॉमस हार्डी के द्वारा इसको लिखा गया है। ज्यूड द ऑब्सक्योर को दोस्त किसके द्वारा लिखा गया है, थॉमस हार्डी के द्वारा। और सबसे बड़ी चीज है, ये कब आया था, तो 1895 में ये आया था। कब पब्लिश हुआ था, 1895 में। इट वाज हार्डीज लास्ट कंप्लीटेड नॉवेल। अगर आपसे पूछा जाए थॉमस हार्डी का लास्ट कंप्लीटेड नॉवेल कौन सा है, तो आप नाम लोगे ज्यूड द ऑब्सक्योर। क्यों है, क्योंकि इसके बाद इन्होंने पोएट्री को लिखना शुरू कर दिया था। और ये जो ज्यूड द ऑब्सक्योर था, इनका बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल नॉवेल रहा था, जिसकी वजह से इन्होंने कसम खा ली कि आज के बाद अब हम कभी भी नॉवेल को नहीं लिखेंगे। फिर ये पोएट्री लिखना शुरू कर देते हैं। अब ज्यूड द ऑब्सक्योर का प्रोटोगनिस्ट कौन होता है, ज्यूड फाउले दिखाया जाता है, जो कि वर्किंग क्लास मैन होता है। इसको हम स्टोन मैसन कह सकते हैं। स्टोन मैसन कौन होता है, एक पत्थर तोड़ने वाला होता है, जो एक स्कॉलर बनने का सपना देखता है, एक विद्वान बनने का सपना देखता है। अदर मेन कैरेक्टर इसमें इसकी एक कजिन दिखाई जाती है, सू ब्राइड हेड, इसी की कजिन होती है, और हु इज आल्सो हिज सेंट्रल लव इंटरेस्ट। और ये इसके सेंट्रल लव क्या बोला गया है कि दूसरा मुख्य किरदार उसकी चचेरी बहन सू ब्राइडेड है। और इसी के बारे में बोला गया है कि सू ब्राइडेड कौन से उपन्यास की जो है कैरेक्टर है, तो ज्यूड दी ऑब्सक्योर की है। और एक चीज और बता दूं, जो उसकी मुख्य प्रेम रुचि भी है, यानी कि जो ज्यूड होता है वो सू ब्राइड हेड में लव इंटरेस्ट रखता है। ठीक है, अगला हमारा है 18 नंबर का क्वेश्चन। 18 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया व्हाट डज बेसेक्स सिग्निफाई, यानी कि बेसेक्स का क्या मतलब है। तो बेसेक्स क्या है, ए नंबर ही हमारा सही हो जाएगा। एक ऐसा रीजन, एक ऐसा जगह इन विच हार्डीज नॉवेल आर सेट, जहां पर हार्डी के नॉवेल की सेटिंग होती है। यानी कि जो थॉमस हार्डी थे वो ज्यादातर अपने नॉवेल्स की सेटिंग कहाँ रखते थे, बेसेक्स रीजन में ही रखते थे। इसका थोड़ा ये है, इसका एक्सप्लेनेशन है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। थॉमस हार्डी
19वीं सेंचुरी के ग्रामीण जीवन में अपने नॉवेल के लिए मशहूर हैं, जो वर्णन और शैली से भरपूर है। ठीक है, टॉमस हार्डी ने उन्हें बेसेक्स में सेट किया, और इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान बनाए रखना, इसकी सेटिंग तो बेसेक्स होती है, एक इमेजिनरी रीजन है, और ये क्या है, साउथ वेस्ट इंग्लैंड। साउथ वेस्ट इंग्लैंड ही बेसेक्स कहलाता है टॉमस हार्डी के अनुसार। ठीक है, 19 नंबर का क्वेश्चन कौन सा है, बोला गया है कि इन विच ऑफ हार्डीज नॉवेल डज द सीन ऑफ वाइफ ऑक्शंस टेक प्लेस। अच्छा, ऑक्शन का मतलब हमने बताया था नीलामी होता है, और वाइफ यानी कि पत्नी की नीलामी की बात कर रहा है। तो हार्डी के किस उपन्यास में पत्नी की नीलामी यानी कि वाइफ ऑक्शन का दृश्य दिखाया जाता है? तो सारे बच्चे सारे साथी हमारे जानते हैं कि पत्नी की नीलामी कौन कौन से उपन्यास में होती है, तो मेयर ऑफ कास्टरब्रिज होता है। इसमें पत्नी की जो है वो नीलामी कर दी जाती है, किसके द्वारा, माइकल हैंचर्ड के द्वारा। उसकी वाइफ होती है सूजन। ठीक है, और न्यूसन उसको खरीद लेता है। तो जरा अब हम इसको थोड़ा डिटेल भी पढ़ लें। अच्छा, जो मेयर ऑफ कास्टरब्रिज है वो कब आया है, 1886 में इसको पब्लिश कराया गया था, हार्डी का नॉवेल है। सब टाइटल इसका ध्यान बनाए रखना, मेयर ऑफ कास्टरब्रिज का कौन सा है, द लाइफ एंड द डेथ ऑफ अ मैन ऑफ कैरेक्टर, और इसकी सेटिंग फिक्शनल टाउन कास्टरब्रिज में ही दिखाई जाती है। इन दिस नॉवेल, इस नॉवेल में एक माइकल हैंचर्ड नाम का कैरेक्टर होता है, मेन कैरेक्टर कह सकते हो। ठीक है, ये क्या करता है, नीलामी कर देता है अपनी पत्नी की, किसके लिए, सुजन के लिए, 5 गिनीज में। और इसीलिए हम कह सकते हैं जो वाइफ्स ऑक्शन है यानी कि पत्नी की नीलामी का जो सीन है वो किसमें, मेयर ऑफ कास्टरब्रिज में दिखाया जाता है। अब एक और क्वेश्चन आ गया हमारा। अगला क्वेश्चन कौन सा है, बोला गया बेडन प्रायर्स। बेडन प्रायर्स इन हार्डीज द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज इज। तो आपको सिर्फ इतने शब्द को पहले समझना है, ये जो बेडन प्रायर्स क्या है। बेडन प्रायर्स क्या है, एक्चुअली एक प्लेन फार्म टाउन कह सकते हो, एक कस्बे का नाम है जो कि मैदानी क्षेत्र में बसा हुआ है। कस्बे का नाम बेडन प्रायर्स है। तो देखो, अब बेडन प्रायर को पहले समझ लो, अच्छे से समझ आ जाएगा क्या है। बेडन प्रायर्स अ प्लेन फार्म टाउन है, एक साधारण कृषि प्रधान कस्बा है, एक ऐसा कस्बा जिसका नाम बेडन प्रायर है, और वहां पर ज्यादातर क्या होती है, कृषि की जाती है, खेती की जाती है। और इसी जगह पर जो माइकल हैंचर्ड होता है वो अपनी पत्नी की क्या करता है, नीलामी करता है। अब समझो क्वेश्चन को, बेडन प्रायर्स इन हार्डी, तो ये क्या है। तो देखो, 4 ऑप्शन आपके सामने तुरंत पहचान गए होगी कि बी ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। प्लेन फार्म टाउन का नाम क्या है, बेडन प्रायर्स है। अगला इसका एक्सप्लेनेशन ये दे रखा है कि आ यंग हेयर ट्रूजर, ये जो होता है माइकल हैंचर्ड, ये हेयर ट्रूजर होता है, एक घास काटने वाला होता है। इसकी पत्नी का नाम सुजन होता है, और एंड देयर बेबी डॉटर, इसकी एक बेबी डॉटर होती है जिसका नाम जेन होता है। साइलेंटली वॉक अलोंग अ रोड इन इंग्लैंड कंट्री साइड टूवर्ड अ लार्ज विलेज कॉल्ड बेडन प्रायर्स। ठीक है, इट इज अ प्लेन फार्म टाउन। बोला गया है इसकी पत्नी सुजैन की नीलाम, सॉरी माफ करना, मैं बात कर रहा था कि एक युवा घास को काटने वाला माइकल हैंचर्ड, उसकी पत्नी का नाम सुजैन, और उसकी एक छोटी बेटी होती है जैन। चुपचाप एक इंग्लिश ग्रामीण इलाका होता है, सड़क पर बेडन प्रायर्स नामक एक बड़े गांव की ओर चल रहे होते हैं। ये एक साधारण खेती करने वाला शहर का नाम है, कस्बे का नाम है। अब सारी चीजें आपको बेडन प्रायर्स तक कभी नहीं भूलोगे, इतना सरल हो गया है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, द लास्ट लाइन ऑफ हार्डीज नॉवेल द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज। अब आपको बताना है ये जो मेयर ऑफ कास्टरब्रिज है, इसकी आखिरी पंक्ति कौन सी है, लास्ट लाइन कौन सी है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। लास्ट लाइन, हैप्पीनेस इज बट द अकेजनल एपिसोड इन द जनरल ड्रामा पेन। सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही होगा। खुशी दर्द के सामान्य नाटक में केवल कभी कभी होने वाला एक एपिसोड मात्र है, यानी कि खुशी कभी कभी मिलती है लेकिन दर्द हमेशा मिलता है। ऐसा कौन मानता था, ऐसा मानने वाले टॉमस हार्डी थे, क्योंकि ये एक पेसिमिस्टिक कवि थे, यानी कि जो मानव जीवन मूल रूप से दुख से भरा हुआ है, ऐसा इनका मानना था। नेक्स्ट देखो, यहां पर मैंने इसका हिंदी भी दे रखा है, जरा अच्छे से ये लाइन आपको समझ आ जाए। सुख केवल कभी कभी आने वाला एक छोटा सा प्रसंग यानी कि एपिसोड मात्र है, जबकि पूरा जीवन एक दुखपूर्ण नाटक और ड्रामा है की तरह चलता रहता है। यानी कि जीवन की तुलना जो की गई है, पूरे जीवन की तुलना एक ड्रामा से की गई है, और ड्रामा में छोटा सा एक एपिसोड होता है, वैसे ही हमारे पूरे जीवन में सुख आता है, ऐसी उन्होंने तुलना करके इस तरीके से हमको समझाया है।
अगला 22 नंबर पे अगर हम बात करें, हु बाइज हैंचर्ड वाइफ इन द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज। जो मेयर ऑफ कास्टरब्रिज होता है, इसमें हैंचर्ड की पत्नी को कौन खरीदता है? तो कौन खरीद लेता है? न्यूसन खरीद लेता है। सी ऑप्शन हमारा सही होगा, न्यूसन। ठीक है, अब जरा इसको समझो। पहला, इसमें बोला गया है मेयर ऑफ कास्टरब्रिज, ये जो नॉवेल है वो किसके द्वारा लिखा गया? टॉमस हार्डी के द्वारा लिखा गया, और इसको पब्लिश कराया है 1886 में। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, इसका सब टाइटल क्या है? द लाइफ एंड डेथ ऑफ अ मैन ऑफ कैरेक्टर, ये इसका सब टाइटल है। रिचर्ड न्यूसन जो होता है वो एक सेलर दिखाया जाता है जो सूसन को खरीद लेता है, और ये जो सूसन होती है वो माइकल हैंचर्ड की पत्नी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 23 नंबर पे, 23 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, 23 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, हु रिवील्स द पास्ट ऑफ हैंचर्ड इन द कोर्ट वेयर ही हिमसेल्फ इज अ मजिस्ट्रेट। उस अदालत में हैंचर्ड के अतीत का खुलासा कौन करता है जहां वह खुद ही मजिस्ट्रेट है? तो गुड इनफ होता है, गुड इनफ होता है ये। एक्चुअली होता क्या है, ये जो गुड इनफ होता है, इसी के सामने माइकल हैंचर्ड अपनी पत्नी सुसन को जो है बोली लगाता है, तो ये इसके अतीत के बारे में सब बता देता है, इस घटना के बारे में। तो जरा इसे समझो क्या है, गुड इनफ रिवील्स द पास्ट ऑफ हैंचर्ड इन अ कोर्ट वेयर ही हिमसेल्फ इज अ मजिस्ट्रेट। गुड इनफ उस अदालत में हैंचर्ड के अतीत यानी कि पास्ट का खुलासा करता है जहां वह खुद मजिस्ट्रेट है। एक्चुअली वो जो घटना पास्ट में घटी होती है माइकल हैंचर्ड के साथ, वो गुड इनफ के सामने ही घटी होती है, क्योंकि उस समय गुड इनफ उसके सामने ही होता है, वहीं पर बीडन प्रायर में। अगला नेक्स्ट 24 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे, तो विच वाज द फर्स्ट पब्लिश नॉवेल ऑफ टॉमस हार्डी। टॉमस हार्डी का पहला प्रकाशित नॉवेल कौन सा है? ध्यान बनाए रखना, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टॉमस हार्डी का सबसे पहला प्रकाशित नॉवेल कौन सा है? डिस्प्यूट रेमेडीज है। सीरियल के रूप में पूछा जाए, सीरियलाइज्ड कोई पहला प्रकाशित नॉवेल कौन सा है? तो अ पेयर ऑफ ब्लू आइज है। और अगर आपसे ये पूछा जाए फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड के बारे में, तो इस नॉवेल, ये इनका पहला ऐसा नॉवेल है जिन्होंने इसमें बेसिक्स का इस्तेमाल किया पूरे तरीके से, और इससे ये फेमस हो गए। तो तीनों चीजें ध्यान बनाए रखना। डिस्परेट रेमेडीज इनका पहला पब्लिश नॉवेल है, अनोनिमसली पब्लिश हुआ है। ठीक है, इसके बाद पेयर ऑफ द ब्लू आइज जो है वो सबसे पहला नॉवेल सीरियल फॉर्म में, सबसे पहला पब्लिश नॉवेल जो है वह पेयर ऑफ ब्लू आइज है। फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड इनका सबसे पहला नॉवेल है जिसमें इन्होंने बेसेक्स को रीजनल बेसेक्स रीजन का उपयोग किया। तो ये तीनों पॉइंट माइनरली हैं, थोड़ा ध्यान बनाए रखोगी। अब जरा समझो क्या कहा गया है। बोला डिस्परेट रेमेडीज क्या है? टॉमस हार्डी का एक पब्लिश्ड नॉवेल है। ये पब्लिश हुआ अनोनिमसली, यानी कि इस पर किसी का गुमनाम तरीके से इसको पब्लिश कराया गया था, और पब्लिश कराने वाले थे टिंसले ब्रदर्स। ठीक है, 1971 में इसको पब्लिश कराया गया था। डिस्परेट रेमेडीज हार्डी का सबसे पहला नॉवेल है जो कि गुमनाम रूप से प्रकाशित हुआ है। अदर नोटेबल नॉवेल भी हैं यहाँ पर। अगर हम अंडर द ग्रीन वुड की बात करें तो ये 1872 में आया। पेयर ऑफ ब्लू आइज 1873 में आया। फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड 1874 में आया। इसके बाद 25 नंबर का क्वेश्चन देखो कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल हैज नॉट बीन रिटन बाय टॉमस हार्डी। इनमें से कौन सा ऐसा नॉवेल है जो टॉमस हार्डी के द्वारा नहीं लिखा गया है? तो कौन सा नहीं लिखा गया है? हमें आपको वैनिटी फेयर नहीं लिखा गया, बाकी डिस्परेट रेमेडीज, अंडर द ग्रीनवुड ट्री, अ पेयर ऑफ ब्लू आइज, ये तीनों टॉमस हार्डी के द्वारा लिखे गए हैं। वैनिटी फेयर जो है वो इनके द्वारा नहीं लिखा गया है। अगला हम बात करेंगे 26 नंबर पे। 26 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ हार्डीज नॉवेल डज द कैरेक्टर सारो अपीयर। सारो नाम का कैरेक्टर जो है हार्डी के कौन से नॉवेल में? तो ये टेस ऑफ द अबरविल्स नॉवेल में होता है। एक्चुअली जो टेस ऑफ द अबरविल्स होता है, इसमें जो सारो कैरेक्टर होता है वो टेस और एलिक का एक इलेजिटिमेट सन होता है। ठीक है, और टेस ऑफ द अबरविल्स कब आती है? 1891 में आती। इसका सब टाइटल क्या है? अ प्योर वुमेन फेथफुली प्रेजेंटेड करके इसका पूरा टाइटल है। जरा आप इसको ध्यान से जरा पढ़ लीजिएगा, आपको सब समझ आ जाएगा। टेस ऑफ द अबरविल्स, अ प्योर वुमेन फेथफुली प्रेजेंटेड, इसका क्या है? सब टाइटल है। ये नॉवेल टॉमस हार्डी के द्वारा लिखा गया है, पब्लिश हुआ है 1891 में। इसमें जो कैरेक्टर है सौरो, ये टेस का और एलिक का एक अनलेजिटिमेट सन होता है, क्योंकि जो एलिक होता है वो टेस को सीड्यूस करता है, जिससे सारो नाम का एक बेटा
जो है जन्म लेता है, जो कि बहुत बीमार होता है और बाद में बीमारी के कारण ये मर जाता है सारू। ठीक है, अगला 27 नंबर का क्वेश्चन हमारा कौन सा है? 27 नंबर का क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट द पीटी डिल्यूजन्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पीटी डिल्यूजन यानी कि छोटे मोटे भ्रम कह सकते हो, एम्बिशन महत्वाकांक्षी कह सकते हो, आप ह्यूमन काइंड आर वास्ट ओवर द कोरिंग फोर्सेस। ये दूसरी बार क्वेश्चन पूछा गया है, इससे पहले भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये डायनास्ट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? डायनास्ट की। हार्डी के किस नॉवेल, सॉरी निम्नलिखित में से किस टेक्स्ट में इंसानों के छोटे मोटे भ्रम और महत्वाकांक्षाओं पर कोरस की शक्तियों द्वारा नजर रखी जाती है? तो द डायनास्ट में ए ऑप्शन हमारा हो जाएगा। डायनास्ट एक ऐसा है जिसमें इसी टेक्स्ट में जो है इंसानों के छोटे मोटे भ्रम महत्वाकांक्षाओं पर कोरस की शक्तियों द्वारा नजर रखी जाती है। द डायनास्ट टॉमस हार्डी की एक अंग्रेजी भाषा। अब यहां से थोड़ा समझने लायक है भाई, इंग्लिश लैंग्वेज में का ड्रामा वर्स फॉर्म में लिखा गया है, टॉमस हार्डी के द्वारा लिखा गया है, और उन्होंने स्वयं डिस्क्राइब किया है इस वर्क के बारे में। ये एक एपिक ड्रामा है, 19 एक्ट हैं और 130 सीन हैं, यानी कि 19 एक्ट और 130 सीन में ये डिवाइड है। 28 नंबर का क्वेश्चन देखो कौन सा है। 28 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है, द फेमस कैरेक्टर ग्रेस मलबरी एंड गाइल्स विंटरबॉर्न अपीयर्स इन हार्डीज नॉवेल। दो प्रसिद्ध कैरेक्टर के नाम लिए गए हैं इस क्वेश्चन में। एक नाम है ग्रेस मेलबरी का और दूसरा नाम है गाइल्स विंटरबॉर्न का। हार्डी के किस नॉवेल में आते हैं? तो ये हार्डी के दी वुडलैंडर्स में आते हैं। और ये क्वेश्चन है ना 2021 में भी आया है और पीजीटी 2016 में भी आया, यानी कि दो बार रिपीट हुआ है, इसलिए आपको समझने की जरूरत है। वुडलैंडर जो आया है वो कब आया है? 1887 में वुडलैंडर पब्लिश किया गया था और ये भी एक सीरीज थी बेसेक्स नॉवेल की। 29 नंबर का क्वेश्चन है। 29 नंबर पे क्वेश्चन में बताया गया है, द प्रोटोगनिस्ट राइट अ लेटर ऑफ कन्फेशन बट इट गेट्स लॉस्ट अंडर द कारपेट ओनली टू बी फाउंड ऑन द वेडिंग डे। हु इज द प्रोटोगनिस्ट? मुख्य किरदार एक कबूलनामे का एक खत लिखता है एक्चुअली, जिसपे वो अपना कन्फेशन करता है, लेकिन वह जो है वो कारपेट जो होती है, कालीन कह सकते हो, उसके नीचे खो जाता है और शादी के दिन मिलता है। इसका जो मेन प्रोटोगनिस्ट है यानी कि मुख्य किरदार है वो कौन है? किसके बारे में बात करी जा रही है? तो टेस के बारे में बात करी जा रही है। टेस ऑफ द अबरवेल्स की ये पूरी कहानी है। टेस ये भी पीजीटी 2016 में पूछा गया है। अब जरा देखो इसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ो। टेस ऑफ द अबरवेल्स में जो टेस होती है वो कन्फेशन, एक लेटर कन्फेशन का लिखती है, लेकिन ये कारपेट के अंदर खो जाता है। और ये किस दिन मिलता है? जिस दिन उसका वेडिंग डे होता है, शादी का दिन होता है, उस दिन वो लेटर मिलता है। टेस ऑफ द अबरवेल्स, जिसका फुल टाइटल एक अन्य टाइटल है प्योर वुमेन फेथफुली प्रेजेंटेड। ये जो नॉवेल है किसके द्वारा? टॉमस हार्डी के द्वारा लिखा गया और ओरिजिनली इसको कब पब्लिश कराया गया था? 1891 में इसको पब्लिश कराया गया। 30 नंबर का क्वेश्चन। 30 नंबर का क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क बाय टॉमस हार्डी अपीयर्ड अनोनिमसली इन 1871। बोला गया टॉमस हार्डी के निम्नलिखित में से कौन सी रचना 1871 में बिना नाम के प्रकाशित हुई थी, अनोनिमसली आई थी ये? तो कौन सी थी? डिस्परेट रेमेडीज थी, 1871 में इसको पब्लिश हुआ था, और ये अनोनिमसली 1871 में इसको पब्लिश कराया गया था। ये टॉमस हार्डी का पहला उपन्यास था। एक्चुअली पहला नहीं कह सकते, ये सेकेंड उपन्यास था, लेकिन पहला पब्लिश्ड नॉवेल है। इससे पहले भी एक नॉवेल इन्होंने लिखा था 1867 में या 65 के आसपास लिखा था, 67 में लिखा था, जिसका नाम था अ पुअर मैन एंड द लेडी करके। अ पुअर मैन एंड द लेडी जो था वो 1867 में आया था और ये इनका क्या था? पहला नॉवेल था जो कभी भी पब्लिश नहीं हुआ। तो अगर आपसे क्वेश्चन यहाँ पर दो तरीके से बनेगा, पहला पब्लिश नॉवेल बोला जाए तो आप डिस्परेट रेमेडीज का नाम लोगे, ठीक है, ये फर्स्ट पब्लिश्ड नॉवेल है। इसके बाद में ये अनोनिमसली आया था, किसके द्वारा इसको पब्लिश कराया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टिंसले ब्रदर्स के द्वारा इसको 1871 में पब्लिश कराया गया। द पुअर मैन एंड द लेडी, अब ये इनका सबसे पहला नॉवेल है, द पुअर मैन एंड द लेडी, और इसको लिखा था इन्होंने 1867 में। फर्स्ट नॉवेल रिटन बाय हार्डी एंड नेवर पब्लिश, लेकिन ये कभी भी पब्लिश नहीं हुआ। तो अनपब्लिश्ड नॉवेल जो है द पुअर मैन एंड द लेडी है, और पब्लिश्ड डिस्परेट रेमेडीज है, और सीरियलाइज के रूप में पब्लिश्ड है तो पेयर ऑफ ब्लू आइज करके है।
थोड़ा सा कंफर्म कर लेना इस चीज को, पेयर ऑफ ब्लू आइज को। पेयर ऑफ ब्लू आइज है या अंडर द ग्रीनवुड ट्री, ये दोनों में से एक है, मैं कंफर्म नहीं। ठीक है, अगला हम बात करते हैं 31 नंबर का। अंडर द ग्रीनवुड ट्री इज रिटन बाय, जो अंडर द ग्रीनवुड ट्री है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये किसके, टॉमस हार्डी के द्वारा इसको लिखा गया है। अब जरा इसके बारे में समझ लो। अंडर द ग्रीनवुड ट्री, अंडर द ग्रीनवुड ट्री अ रूरल पेंटिंग ऑफ द डच स्कूल इज अ नॉवेल, किसके द्वारा, हार्डी के द्वारा इसको लिखा गया है। ये भी अनोनिमसली पब्लिश हुआ था 1872 में, और इट वाज हार्डी सेकंड पब्लिश्ड नॉवेल एंड द लास्ट टू बी प्रिंटेड विदाउट द नेम। अब इसके बाद जो भी नॉवेल आएंगे, अंडर द ग्रीनवुड ट्री के बाद जो भी नॉवेल पब्लिश होंगे वो अनोनिमसली नहीं होंगे, वो उनके खुद के नाम से ही पब्लिश होते हैं। ठीक है, लास्ट प्रिंटेड विदाउट हिज नेम, ये अंतिम प्रिंटेड नॉवेल है इनका। ठीक है, द फर्स्ट ऑफ हिज ग्रेट सीरीज ऑफ बेसेक्स नॉवेल। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है द कैरेक्टर नॉट क्रिएटेड बाय हार्डी इज। चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, इन चारों ऑप्शन में से एक ऐसा कैरेक्टर है, ठीक है, जो टॉमस हार्डी के द्वारा, क्रिएट नहीं किया गया है। तो हार्डी द्वारा बनाया गया किरदार कौन सा नहीं है, तो बेट्सी ट्रॉटवुड नहीं है। ये जो बेट्सी ट्रॉटवुड होती है, ये बेट्सी ट्रॉटवुड एक फिक्शनल कैरेक्टर है, चार्ल्स डिकेंस का नॉवेल डेविड कॉपरफील्ड क्या है, बेट्सी ट्रॉट। अच्छा, थॉमसन, थॉमसन भी तो मुझे थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है, फिर भी आप देख लीजिएगा इसको। यहाँ पे बेट्सी ट्रॉटवुड तो कंफर्म है कि ये चार्ल्स डिकेंस का 1850 का नॉवेल जो डेविड कॉपरफील्ड था उसमें है। थॉमसन जेन ऑस्टिन का नहीं, उसमें हाँ जेन ऑस्टिन की एक है, चलो फिलहाल मेरा दिमाग कहीं दूसरी जगह जा रहा है। थॉमसन कैरेक्टर वहां पर भी मैंने पढ़ रखा है, इसलिए कोई बात नहीं। ठीक है, जरा यहां से समझ लीजिए। हमने कहा बेट्सी ट्रॉटवुड इज अ फिक्शनल कैरेक्टर, ये क्या है, एक फिक्शनल कैरेक्टर है चार्ल्स डिकेंस के द्वारा, जो है इसको 1850 का एक नॉवेल था डेविड कॉपरफील्ड, उसका कैरेक्टर है। तो बाकी कैरेक्टर ये सब थॉमस हार्डी के हैं, लेकिन बेट्सी ट्रॉटवुड जो है वो चार्ल्स डिकेंस का है। 33 नंबर का क्वेश्चन देखो कौन सा है। 33 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया एबेल बिटल इज अ कैरेक्टर इन, जो एबी बिटल है वो कौन सा कैरेक्टर है, आपको बताना है किसका कैरेक्टर है। तो बताओ किसका है, मेयर ऑफ कास्टरब्रिज। बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा, द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज। 33 नंबर पे तो एबेल बिटल आपको पता लग गया होगा मेयर ऑफ कास्टरब्रिज का है। जरा इसका डिटेल पढ़ लेते हैं, डिटेल में बहुत अच्छा दे रखा है। क्या दिया है जरा समझो। बोला गया है एबेल बिटल इज अ कैरेक्टर ऑफ मेयर ऑफ कास्टरब्रिज, और ये जो मेयर ऑफ कास्टरब्रिज है वो 1886 में आई है। मेयर ऑफ कास्टरब्रिज का सब टाइटल कौन सा है, द लाइफ एंड द डेथ ऑफ अ मैन ऑफ कैरेक्टर, ये इसका सब टाइटल है। और इस नॉवेल को ब्रिटिश ऑथर टॉमस हार्डी के द्वारा लिखा गया है। द बुक इज वन ऑफ हार्डीज बेसिक्स नॉवेल, ऑल सेट इन फिक्शनल रूरल इंग्लैंड। इसके बाद 34 नंबर का क्वेश्चन देखो कौन सा है। Here is a list of women abandoned by their lovers in Hardy's novel. Pick the odd one out. बोला गया है यहाँ हार्डी के उपन्यासों में उनके प्रेमियों द्वारा छोड़ी गई महिलाओं की एक सूची दी गई है। यानी कि ये एक ऐसी सूची है जहां पर इन सभी हीरोइंस को इनके हीरो ने छोड़ा, ठीक है, लेकिन एक ऐसा भी है जिसने, यानी कि प्रेमियों द्वारा छोड़ी गई महिलाएं हैं, लेकिन एक ऐसी महिला का नाम दे रखा जिसने अपने प्रेमी को छोड़ दिया। ठीक है, ध्यान बनाए रखना। फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड में जो बादशेबा होती है, बादशेबा एबरडीन, ये अपने प्रेमी को छोड़ देती है। ठीक है, बाकी ये तीनों जो है प्रेमियों द्वारा छोड़ी जाती हैं। तो बातें समझ में आ गई। फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड कब आई थी, 1800, एक्सप्लेनेशन में देखो तभी अच्छे से समझ आएगा। बोला गया है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड कब आई है, 1874 में आई है। और इसमें बादशेबा एबरडीन सूची में एक अकेली ऐसी महिला है जिसने अपने प्रेमियों को छोड़ा है। ठीक है, जितने भी इससे प्रेम करते थे सब प्रेमियों को छोड़ दिया, जबकि अन्य सभी को उनके प्रेमियों ने छोड़ दिया। बाकी सभी हीरोइंस को हीरो द्वारा छोड़ा गया, लेकिन इसमें हीरोइन द्वारा हीरो को छोड़ा गया। 35 नंबर का क्वेश्चन देखो हमारा कौन सा है। 35 नंबर पे बोला गया है कि फ्रॉम द फॉलोइंग वुमेन कैरेक्टर इन हार्डीज नॉवेल चूज द ऑड वन आउट।
यानी कि हार्डी के उपन्यासों में निम्नलिखित महिला पात्रों में से अलग कौन है? तो कौन सी अलग है? यहां पर सी जो है एलिजाबेथ जेन जो है वो बिल्कुल भी अलग है। क्यों अलग है जरा इसका यहां से समझिए। बाथशेबा यूटिशिया लुसेटा हैव अ tarnished reputation with which is not case with the एलिजाबेथ जेन। बोला गया है इसमें बाथशेबा है, यूटेशिया है, लुसेटा है, इनकी सबकी जो रेपुटेशन थी वो एक खराब छवि थी, लेकिन जो एलिजाबेथ जेन की थी वो एक अच्छी छवि की थी। एक तो ये लॉजिक हो सकता है। दूसरा लॉजिक एक और हो सकता है, जरा आप यहां पर समझोगे, दो दो लॉजिक देकर के समझाया गया है। बोला गया है बाथशेबा फार फ्रॉम दी बाथशेबा जो होती है फार फ्रॉम दी मैडिंग क्राउड, यानी कि 1874 में जो आई है, यूटेशिया बाई रिटर्न ऑफ द नेटिव 1878 में। इसके बाद एलिजाबेथ जेन और लुसेटा मेयर ऑफ कास्टरब्रिज 1886 में। ये जो तीनों महिलाएं हैं एलिजाबेथ जेन को छोड़ करके फॉल इन लव मोर देन वन मैन। एलिजाबेथ जैन को छोड़ करके ये तीनों की तीनों महिलाएं कौन कौन? बाथशेबा, यूटेशिया बाई और लुसेटा, ये तीनों महिलाएं एक से अधिक पुरुषों से प्यार करती हुई दिखाई जाती हैं। इनके लवर एक से अधिक थे। इकलौती ऐसी थी एलिजाबेथ जेन जिसका एक ही लवर था, इसलिए भी एलिजाबेथ जेन ऑप्शन में बिल्कुल अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ऑड वन आउट कौन है? एलिजाबेथ जेन है। 38 नंबर का देखो, सॉरी 36 नंबर पे देखो, टॉमस हार्डी लास्ट मेजर नोबेल बाज। टॉमस हार्डी का आखिरी प्रमुख उपन्यास कौन सा था? तो आखिरी ज्यूड द ऑब्सक्योर है, जो कि बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल रहा है। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ज्यूड द ऑब्सक्योर। अब इसके बारे में देखो, यहां पर दे रखा है, क्या दे रखा है? टॉमस हार्डी लास्ट मेजर नोबेल बाज ज्यूड द ऑब्सक्योर। और ये जो ज्यूड द ऑब्सक्योर है वो कब आया है? 1896 में। टेस ऑफ द अबरवेल्स कब आया है? ये 1891 में। रिटर्न ऑफ द नेटिव कब आया? 1878 में। ट्रम्पेट मेजर 1880 में। ड्यू टू कंट्रोवर्सीज ओवर ज्यूड, हार्डी डिसाइडेड नॉट टू राइट नॉवेल अगेन एंड ही नेवर डिड। तो देखो यही बात हम बार बार बोल रहे हैं, ज्यूड को लेकर विवादों के कारण हार्डी ने फिर से उपन्यास ना लिखने का फैसला किया और उन्होंने कभी भी फिर उपन्यास नहीं लिखे। इसके बाद वो पोएट्री लिखना शुरू कर देते हैं। अगला कौन सा है? 37 नंबर का अगर हम बात करते हैं तो 37 नंबर पे गॉड इज रेफर्ड टू एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इमोर्टल्स। यहाँ पे जो प्रेसिडेंट ऑफ इमोर्टल्स गॉड के लिए बोला गया है, ध्यान बनाए रखना, देवी देवताओं के लिए बोला। भगवान को अमर लोगों का राष्ट्रपति किस में कहा गया है? ठीक है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इमोर्टल्स किस में कहा गया है? किसमें? टेस में बोला गया है। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा, टेस। अब जरा समझो, यहां पर इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है। क्या दे रखा है? गॉड रेफर्ड द प्रेसिडेंट ऑफ द इमोर्टल्स। गॉड को ही रेफर किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ द इमोर्टल्स। टॉमस हार्डी का नॉवेल है टेस ऑफ द अबरविल्स। इसका उप शीर्षक है, सब टाइटल है, अ प्योर वुमेन फेथफुली प्रेजेंटेड इनिशियली अपीयर्ड इन द सेंसर्ड एंड सिविलाइज्ड वर्जन पब्लिश्ड इन ब्रिटिश इलस्ट्रेटेड न्यूज़पेपर। अब ये जो है टेस द अबरवेल्स, ये कौन से न्यूज़पेपर में पब्लिश होती थी? सीरियल फॉर्म के रूप में द ग्राफिक्स में 1891 में, और इसके बाद बुक फॉर्म में ये 1892 में आई है। 38 नंबर का क्वेश्चन देखो कौन सा है। 38 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है, व्हाट इज द सब टाइटल ऑफ थॉमस ग्रेज नॉवेल द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज। बोला गया है कि ये जो थॉमस हार्डी का, थॉमस ग्रे बोल दिया ना, थॉमस हार्डी, थॉमस हार्डी का उपन्यास द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज का उप शीर्षक क्या है, यानी कि सब टाइटल क्या है? तो अ प्योर वुमेन फेथफुली प्रेजेंटेड, सी ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा। अब इसमें देखो क्या बोला गया है, द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज कब आया है? 1886 में इसको पब्लिश कराया गया। सब टाइटल द लाइफ एंड डेथ ऑफ अ मैन ऑफ कैरेक्टर, ये इसका सब टाइटल है। ये किसके द्वारा नॉवेल लिखा गया? तो ब्रिटिश ऑथर थॉमस हार्डी के द्वारा इस नॉवेल को लिखा गया है। फिक्शनल टाउन, इसकी जो सेटिंग दिखाई जाती है वो फिक्शनल टाउन कास्टरब्रिज में इसकी सेटिंग दिखाई जाती है। अगला 39 नंबर पे हमारा क्वेश्चन है, 39 नंबर पे बोला गया है, एट द बिगनिंग ऑफ द नॉवेल द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज व्हाट इज माइकल हेंजर्ड प्रोफेशन। अगर हम बात करें कि शुरुआत में
किसके नॉवेल के जो मेयर ऑफ कास्टरब्रिज है, इसमें जो माइकल हेंचर्ड नाम का कैरेक्टर होता है उसका प्रोफेशन क्या होता है? तो ये एक घास काटने वाला होता है, हेड ट्रूजर। कौन होता है? एक घास काटने वाला हेड ट्रूजर। अगला क्वेश्चन हमारा, अच्छा इसको पहले समझ लो, बहुत लंबा है, इसको जरा समझ लो, पहले इतना समझ लो। माइकल हेंचर्ड एक गरीब मजदूर घास काटने वाले के रूप में अपना जीवन शुरू करता है। इसके बाद वह अपनी मामूली वह अपनी मामूली शुरुआत से ऊपर उठकर एक सफल व्यवसायी बनता है, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनता है। Until his secrets catch up with him and combine with the inherent character flaws to bring him down। जब तक कि उसके रहस्य उसका पीछा नहीं करते, उसकी जन्मजात चरित्र की कमियों के साथ मिलकर उसे नीचे गिरा देते हैं। यानी कि उसका पतन तब से शुरू हो जाता है जब उसका पास्ट उसके सामने आ जाता है। अगला, माइकल हेंचर्ड उस समय का कामकाजी वर्ग से था, लेकिन सभ्य स्थिति पाने की इच्छा रखता है। हालांकि पढ़ा लिखा था, लेकिन वह कम पढ़ा लिखा था और गणित या अपने व्यवसाय के रिकॉर्ड रखने में के मामले में बहुत अच्छा नहीं था। अगला 40 नंबर का क्वेश्चन देखो कौन सा है। द मॉर्निंग आफ्टर सेलिंग हिज वाइफ व्हाट प्लेज डज हैंचर्ड मेक। अपनी पत्नी को बेचने के बाद अगली सुबह हैंचर्ड क्या कसम खाता है? तो वो 21 साल तक शराब ना पीने की कसम खाता है। ऐसा कोई ऑप्शन है? बिल्कुल ए ऑप्शन ही है, नॉट टू ड्रिंक फॉर 21 ईयर्स। 21 सालों तक वो शराब को हाथ तक नहीं लगाएगा, इस तरीके की वो कसम खाता है। अब जरा इसको समझो, क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है अ कंट्री फेयर नियर कैस्टरब्रिज बेसेक्स, एक यंग हेड ट्रूजर होता है जिसका नाम माइकल हेंचर्ड होता है, वो बहुत ज्यादा पी रखी होती है, ठीक है। आर्गू करता है विद हिज वाइफ, अपनी पत्नी सुजन से, और इसके बाद वो उसकी नीलामी लगाना शुरू कर देता है। किसकी? अपनी पत्नी और अपनी बेटी एलिजाबेथ जेन की। टू द सेलर, एक सेलर होता है जिसका नाम मिस्टर न्यूसन होता है, वो उसे 5 गिनीज में खरीद लेता है। समझो, कैस्टरब्रिज बेसेक्स के पास एक गांव के मेले में माइकल हेंचर्ड नाम का एक युवा घास काटने वाला, ठीक है, वो फर्मिटी पीकर, एक प्रकार का नशा होता है, पीकर नशे में धुत हो जाता है और अपनी पत्नी सुजैन से झगड़ा करता है। वह अपनी पत्नी और बच्ची एलिजाबेथ जैन को एक नाविक मिस्टर न्यूसन को 5 गिनी में नीलाम करने का फैसला करता है। अगले दिन होश में आने पर वह अपने परिवार को वापस पाने में बहुत देर कर चुका होता है। फिर सॉवर द नेक्स्ट डे ही इज टू लेट टू रिकवर हिज फैमिली। ये पूरा का पूरा हम आपको अभी हिंदी में समझा देते हैं, ठीक है, जिससे वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना हो, वैसे भी 3-4 घंटे की बनेगी जाकर के। जब उसे एहसास होता है तो उसकी पत्नी और बेटी जो है वो जा चुकी होती है, और तब वह कसम खाता है कि वह उतने सालों तक शराब को हाथ तक नहीं लगाएगा जितने साल का अब तक वह जी चुका है। यानी कि वो 21 साल जी चुका था, तो उसने डिसाइड कर लिया कि अगले 21 सालों तक वो शराब को हाथ तक नहीं लगाएगा। 41 नंबर का क्वेश्चन देखो कौन सा है। गैब्रियल ओक जो है इज अ कैरेक्टर इन हार्डी, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आ गया। गैब्रियल ओक हार्डी के किस उपन्यास का एक पात्र है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, कौन सा उपन्यास है? फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड में गैब्रियल ओक दिखाया जाता है। ये एक फिक्शनल कैरेक्टर होता है, बहुत ज्यादा स्किलफुल, हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट यंग फार्मर होता है टॉमस हार्डी का। फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। अब ये जो फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड है, कब आया था? तो ये 1874 में आता है। ओक इज द फर्स्ट सर्वेंट सेवरल शूटर्स फॉर द ब्यूटीफुल बट सीमिंगली का कैप्रिसियस बादशेबा एवर्डीन। मतलब ये हुआ कि ओक खूबसूरत लेकिन दिखने में मनमौजी बादशेबा एवर्डीन के कई चाहने वालों में से ये भी सबसे पहला चाहने वाला है, सबसे पहला प्रपोज करने वाला है। 42 नंबर का क्वेश्चन क्या है? द प्रेसिडेंट ऑफ द इमोर्टल्स हैड एंडेड हिज स्पोर्ट विद द अबव लाइंस इज टेकन फ्रॉम टॉमस हार्डीज नॉवेल। यानी कि अमर लोगों के राष्ट्रपति ने अपना खेल खत्म कर दिया। यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ द इमोर्टल्स किसको बोला गया पता है? गॉड के लिए बोला गया। इसका मतलब क्या है? गॉड ने अपना खेल खत्म कर दिया था। ये लाइन टॉमस हार्डी के कौन से उपन्यास से ली गई है? तो प्रेसिडेंट ऑफ द इमोर्टल जो फ्रेज है वो कौन से में यूज हुई है? आप ना सभी जानते हो टेस्ट में इसको यूज हुई है, तो टेस्ट वाला ऑप्शन इसमें एक भी नहीं है, डी वाला ऑप्शन सही है, टेस्ट ऑफ द अवरवेल्स में, ठीक है। प्रेसिडेंट
ऑफ द इमोर्टल्स, ये कहाँ आया है? टेस ऑफ द अबरविल्स में आया है। ठीक है, इसके बाद हम 43 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। तो 43 नंबर क्वेश्चन पे क्या बोला गया है? बोला गया है कि विच नॉवेल ऑफ हार्डी पोर्ट्रेज अ गर्ल सिंपल सेंसुअस एंड पैशनेट हु नेवर कम्स टू टर्म विद द वर्ल्ड। हार्डी के किस उपन्यास में एक ऐसी लड़की को दिखाया गया जो सरल, कामुक और भावुक है और जो कभी दुनिया से तालमेल नहीं बिठा पाती? तो वो कौन है? बी ऑप्शन हो जाएगा, टेस ऑफ द अबरविल्स। जरा इसको समझ लो, बी ऑप्शन में जो टेस ऑफ द अबरविल्स है वो हार्डी पोर्ट्रेज गर्ल सिंपल सेंसुअस, बहुत ज्यादा सिंपल है, सेंसुअस है, पैशनेट है, हु नेवर कम टू टर्म्स विद द वर्ल्ड, जो दुनिया से कभी भी तालमेल नहीं बिठा पाती है। और इसीलिए इसकी थीम होती है एक्ट ऑफ मॉडर्निज्म। क्या होती है? एक्ट ऑफ मॉडर्निज्म, यानी कि आधुनिकता का दर्द। 44 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 44 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है कि इन अ लेटर रिटन ऑन हर डेथ बेड व्हाट डज सुसन कन्फेस टू हर हस्बैंड इन मेयर ऑफ कास्टरब्रिज। द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज में अपनी मौत के बिस्तर पर लिखे एक पत्र में सुसन अपने पति को क्या कबूल करती है? तो वो ये बताती है कि जो एलिजाबेथ जेन है वो उसकी बेटी नहीं है, क्योंकि उसकी जो रियल बेटी थी वो मर गई थी और ये जो है वो नॉबिक जो था, सेलर था जिसने उसे खरीदा था, ठीक है, ये उसकी बेटी है। तो कौन सा सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? एलिजाबेथ जैन वाज नॉट हिज डॉटर, कि एलिजाबेथ जैन जो है वो उसकी पुत्री नहीं है। और इतना सुनकर के इसका जो मूड होता है, विचार होता है इसके प्रति, जो भावनाएं होती हैं वो क्या हो जाती हैं? यहीं से परिवर्तित हो जाती हैं। 45 नंबर का क्वेश्चन कौन सा है? 45 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट इज द नेम ऑफ द सेरेमनी द टाउन पीपल परफॉर्म टू सेम लुसेटा इन द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज। द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज में शहर के लोग लुसेटा को शर्मिंदा करने के लिए जो समारोह करते हैं उसका नाम क्या होता है? तो तुम सब लोग जानते हो, कई बार बता चुका हूं कि जो मेयर ऑफ कास्टरब्रिज नॉवेल होता है उसमें जो शहर के लोग होते हैं वो लुसेटा को बेइज्जती करने के लिए लुसेटा की वो क्या स्कीमिटी राइड कराते हैं। तो बी ऑप्शन हो जाएगा, स्कीमिटी राइड। ठीक है, अब यहां से जरा समझ लो क्या कराते हैं। टाउन पीपल परफॉर्म सेरेमनी ऑफ स्कीमिटी राइड टू सेम लुसेटा इन हार्डीज मेयर ऑफ कास्टरब्रिज। 40 नंबर का क्वेश्चन बहुत प्यारा सा है। बोला गया है व्हाट डज द बिल ऑफ हैंचर्ड नॉट से इन हार्डीज द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज। देखो, इसमें बोला गया है कि जो हार्डी का द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज है इसमें हैंचर्ड की वसीयत में क्या नहीं कहा गया था। जब हैंचर्ड मरा तो वो अपनी एक वसीयत करके गया था, अपनी वसीयत में उसने क्या नहीं लिखा? कई सारे पॉइंट हैं। पहला पॉइंट दे रखा है डेट नो मैन रिमेंबर हिम, कोई भी आदमी उसे याद ना करे, ये। दूसरा, डेट एलिजाबेथ जैन फार फ्रे बी टोल्ड अबाउट हिज डेथ, कि एलिजाबेथ जैन फारफ्रे को उसकी मौत के बारे में, एलिजाबेथ जैन फारफ्रे को उसकी मौत के बारे में बताया जाए, ये। या सी और डी में से कोई, सी और डी क्या कहता है, उसकी कब्र पर कोई फूल ना लगाया जाए। और डी है किसी कब्रिस्तान में रखवाले से घंटी बजाने के लिए ना कहा जाए। तो कौन सा था? हैंचर ने अपनी वसीयत में क्या नहीं कहा? एलिजाबेथ जैन फारफ्रे को उसकी मौत के बारे में बताया जाए, ये कहा। देखो, इस बुक में तो यही दे रखा है बी ऑप्शन, लेकिन मुझे लग रहा है कि उसने अपनी वसीयत में ये कहा था डेट नो मैन रिमेंबर हिम, कि मेरे मरने के बाद कोई भी आदमी मुझे याद ना करे। एक बार आप लोग भी कंफर्म होकर के इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, बुक के अंदर सेकंड बी दे रखा है, लेकिन मुझे लग रहा है उसने यही कहा था। 47 नंबर का क्वेश्चन है। 47 नंबर पे क्या बोला गया है? टू विच बिब्लिकल फिगर डज हैंचर्ड कंपेयर हिमसेल्फ इन हिज सफरिंग द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज। द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज में हैंचर्ड अपने दुख की तुलना किस बाइबल के पात्र से करता है? तो मेयर ऑफ कास्टरब्रिज में जो हैंचर्ड होता है वो अपने दुख की तुलना एक बाइबल का पात्र होता है केन, उससे करता है। ए ऑप्शन हो जाएगा, केन से। 48 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है। बेसेक्स इज अ फिक्शनल टाउन क्रिएटेड बाय टॉमस हार्डी। बेसेक्स एक क्या है?
फिक्शनल टाउन है, इसको किसके द्वारा क्रिएट किया गया? टॉमस हार्डी के द्वारा क्रिएट किया गया। और ज्यादातर टॉमस हार्डी के नॉवेल्स की सेटिंग जो है यही फिक्शनल टाउन रहता था, विसेक्स। 49 नंबर का क्वेश्चन देखो कौन सा है। 49 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है कि इन द नॉवेल द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज व्हाट इज द नेम ऑफ माइकल हेंचर्ड वाइफ, कि उपन्यास द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज में माइकल हेंचर्ड की पत्नी का क्या नाम होता है? तो सुजन नाम होता है माइकल हेंचर्ड। सी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा? सी ऑप्शन दोस्तों। मेयर ऑफ कास्टरब्रिज कब आता है? 1886 में आता है। उसकी पत्नी का नाम क्या होता है? सुसन होता है। 50 नंबर का क्वेश्चन देखो। 50 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है इन द नॉवेल द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज हु बाइज माइकल हेंचर्ड वाइफ, बोला गया है कि नॉवेल द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज में माइकल हेंचर्ड की पत्नी को कौन खरीदता है? तो कौन खरीदता है? बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। एक नाविन खरीदता है, एक सेलर होता है न्यूसन, जिसका नाम होता है। ए ऑप्शन हो जाएगा। अब इसके एक्सप्लेनेशन को जरा देख लो, क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है कि हार्ड इज द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज 1886 में उसकी माइकल हेंचर्ड की वाइफ को कौन सेलर, जिसका नाम क्या होता है बेटा? न्यूसन होता है, वो खरीद लेता है 5 गिनीज में।